कितना टक्कर धर्मेंद्र यादव को दिनेश जी दे पा रहे हैं, ये बात करने के लिए खुद हमारे साथ यहाँ के सांसद, भोजपुरी स्टार और एक बार फिर से इसी क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका इंडिया टीवी पर। भोजपुरी स्टार हमारे साथ हैं और आपकी पहचान पहले एक एक्टर और गायक के तौर पर ज्यादा है, तो शुरुआत थोड़ी सी कुछ धमाकेदार तरीके से करते हैं, अपने अंदाज में आप करते हैं एक सिंगर, एक एक्टर के तौर पर, फिर पॉलिटिकली आपका क्या व्यू है ये आपसे जानूं। देखिए, हम लोग तो जनता जो बोलती है उसी को गाना बना लेते हैं। तो आजकल जनता ये कह रही है कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस कई के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ सियासत में आप सुबह से घूम रहे हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाकर अपना चुनाव कैंपेन भी कर रहे हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। अब मैं निरहुआ जी से पूछूं कि भाई इतने बिजी शेड्यूल में जनता के बीच में जाकर आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान कैसे रखते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं अपने? मुझे लगता है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग जब हम लोग घूमते रहते हैं तो वो अपने घर पे ही भोजन भी करा देते हैं, खाना भी खिला देते हैं। अब देखिए, आपसे बात करते करते हम भी एक ऐसे मिष्ठान भंडार पर आ गए हैं जहाँ पर इमरती बन रही है, तो इसकी मिठास आपको जनता चखाएगी या नहीं चखाएगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। अभी इसके साथ हम अपने जो पॉलिटिकल सेशन है हमारे इस इंटरव्यू का उसकी शुरुआत कर देते हैं। आप कह रहे हैं जनता का प्यार आपको मिल रहा है, आपने रोड बनाई, आपने यहाँ 1.5 साल में वो काम करके दिखाया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आप तो जीते थे बीएसपी के गुड्डू जमाली की वजह से और अब वो उनके साथ हैं, यानी भैया के साथ है, तो मुश्किल है अब आपके लिए। नहीं, ये उनका भ्रम है, उसका कारण बताता हूँ मैं। सिर्फ गुड्डू जमाली उनके साथ गए, बसपा तो नहीं गई है ना। लेकिन उल्टा हम लोग के साथ में पिछली बार नहीं थे और ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ आए और उनकी पार्टी भी आई। जबकि देखने वाली बात यह है कि गुड्डू जमाली तो गए पर उनकी पार्टी नहीं गई है और वो अकेले जाकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय बसपा का गठबंधन था, इसलिए अखिलेश यादव जी कामयाब हो पाए थे। पर अब बसपा अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है और सपा अलग लड़ रही है, तो अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और इसमें हम लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि वो लोग जब 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। हम लोग 19 में चुनाव हार गए थे पर इसी आजमगढ़ में रह के काम कर रहे थे, फिर 22 में चुनाव जीते तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे। वो लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद उनका कार्यालय बंद हो जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देते। कन्नौज से आपको हराने के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं और कह रहे हैं भैया के आने से पूरा चुनाव बदल गया। नहीं, वो सबको पता है कि ये 19 में भी जीते थे, भाग गए थे और इस बार वो जहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारा भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, हमारे पाठक जी, सुब्रत पाठक, कि पिछली बार उनकी पत्नी को हराए थे, इस बार उनको भी हराएंगे। और सबसे बड़े ये लोग के हारने का कारण एक और है, जो आज पूरा देश कह रहा है कि 5 यादव को इन्होंने लड़ाया है और 5 यादव में पूरे देश में इनको एक यादव नहीं मिलता है, सिर्फ इनके घर में मिलता है। 2 चरण के चुनाव हो गए, उसमें जितने भी विरोधी दल के नेता हैं कह रहे हैं कि अब तो छेद हो गया है आपके गुब्बारे में, आप लोगों को पता है हवा निकल गई, 400 पार की बात अब आप लोग करते नहीं है, आपके नेता नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। 2 तो जीत चुके ऑलरेडी, 2 तो जीत ही गए, अब जो बची है वो 4 जून को आ जाएगी वो भी। क्योंकि क्या है, देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता ये समझ चुकी है कि उनके पास कोई एक चेहरा नहीं है बताने के लिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ मेरे एक एक कार्यकर्ता को पता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पूरे देश को पता है।
वो लोग उतनी सीट पे भी नहीं लड़ रहे हैं जितने में सरकार बनेगी, तो हार तो वो मान चुके हैं। जब आप 4 जून को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपको अपने काम पर विश्वास है, तो क्यों जब चुनाव नजदीक आता जाता है, जब 4 जून की तारीख नजदीक आती जाती है, आप चुनावों में अंदर घुसते चले जाते हैं, तब क्यों हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सबसे ज्यादा उछलकर ऊपर आ जाता है? ये मुद्दा तो वो बनाते हैं ना, हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग तो हमारे पार्टी का ये शपथ पत्र ही था कि जिस दिन पूर्ण बहुमत में आएंगे जम्मू कश्मीर से 370 हटा देंगे, जिस दिन पूर्ण बहुमत में आएंगे राम मंदिर बना देंगे। तो ये तो हमारा शपथ पत्र में था, जो हम कह के आए थे हम वही कर रहे हैं, तो हम नहीं करते होंगे। आप देख लीजिए कि 2014 से लेके और अभी तक पूरे प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ हो तो बता दीजिए, पर उसके पहले दंगे ही दंगे होते थे। यहीं आजमगढ़ पता चला कहीं हत्या हुई तो कट्टा कहाँ बना है, बमौर यहीं आजमगढ़ में बना है, ये हाल था। और आज मतलब चौराहे पे कोई बेटी बहन जा रही, किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देख ले, नहीं तो अगले चौराहे पे घुटना पंचर हो जाएगा। ये सुपरस्टार निरहुआ को देखने के लिए लोग पब्लिक यहाँ पर आ रही है अब, या अपने सांसद को देखने के लिए पब्लिक? उसका कारण है, पहले तो सिर्फ मेरी फिल्में देखते थे, अब मैंने क्या किया कि इसी आजमगढ़ में 8 फिल्में भी बनाई और सड़क भी बनाई। अब इसी सड़क से जब ये 80 के स्पीड में अपने घर पहुंचते हैं और टीवी खोलते हैं तो उसमें मंडप आती है, देखते रहते हैं, निरहुआ हिंदुस्तानी आती है, देखते रहते हैं। तो यहाँ हम सिनेमा भी बनाते हैं और सड़क भी बनाते हैं, दोनों काम करते हैं। तो पहले सिर्फ ये लोग स्टार के हिसाब से जानते थे, पर अब ये जानते हैं कि ये सड़क मेरी कोई नहीं बनाया पाया, वो इसने बना दिया, इसलिए जानते हैं। अब आपने अपनी चूंकि फिल्मों का जिक्र कर दिया, तो कोई डायलॉग आपकी फिल्म का हो जाए जो आपके यहाँ लोगों को भी पसंद आए और जिसके लिए आप जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये सब लोग जानते हैं कि जे ना गरीब संगे करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम मुकरा खिलाफ हो, तब चाहे जान जाए चाहे परान जाए, नहीं बढ़ल कदम पिछू वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। अब देखिए, कुछ आपसे आपके जीवन को लेकर सवाल पूछ लेती हूँ। सियासत भरी बात तो हो गई, जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए आप आइडियल हो सकते हैं, बताइए निरहुआ अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और कैसे जब जनता के बीच में क्षेत्र में जाते हैं तो दिमाग में, दिल में क्या बातें नहीं? मैं सुबह तैयार होके सबसे पहले तो मैं ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आध्यात्मिक आदमी हूँ। तो मैं पूरा ध्यान पूजा पाठ करके घर से निकलता हूँ, और फिर जो ये जनता है, जो मेरी भगवान है, जिन्होंने यही गाय चराने वाले लड़के को गायक भी बनाया, फिर सुपरस्टार बनाया, फिर सांसद भी बनाया, ये जो कुछ बनाया ये भगवान जैसी मेरी जनता ने बनाया। मैं किसी राजा घर में थोड़े पैदा हुआ था या किसी सांसद के घर में नहीं पैदा हुआ था, आपने बनाया। फिर आपको सेवा के भाव से निकलता हूँ और जिसकी जो समस्या बताता है और उसको तुरंत मैं कराता हूँ। अब आखिर में बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी पहली मुलाकात? मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं 19 में चुनाव लड़ रहा था और पहली बार प्रधानमंत्री जी यहाँ सभा को संबोधित करने आए थे, तभी मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और मैंने उनसे कहा था कि हो सकता है कि किसी को ये कहने में लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं सही में आपका भक्त हूँ। तो बोले क्यों? मैं बोला भक्ति उसी की जाती है जिस पे आपको विश्वास हो, और हम लोगों को आप पे पूरा विश्वास है कि आप देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। राजनीति में नए आए तो कोई सलाह आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आइडियल से मिली? जी, उन्होंने मुझे एक बात कहा, पर क्या करे, कोई मानता नहीं है। उन्होंने एक बात कहा था कि खाली एक बात ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ देश चलाने के लिए बैठे हैं, थोड़ा ध्यान देना, अपने क्षेत्र में रह के ही अपनी फिल्में बनाना, वहाँ आजमगढ़ से बाहर मत जाना, और वहाँ जो लोग आएंगे, जो समस्या बताएंगे, वो पत्र हमको भेजना और वो सारा काम हम करा देंगे। और यही हुआ। सियासत में भी आप हिट हो ही गए हैं, तो अब हमारे इस इंटरव्यू की जो समाप्ति है आपके किसी हिट गाने से ही हो जाए तो हमारे दर्शक भी समझेंगे वही निरहुआ है जिनको हमने टीवी पर भी देखा है। बिल्कुल, और हमने आज से 20 साल पहले ये गाना गाया था। तब मुझे पता नहीं था कि मैं कभी जीवन में राजनीति में जा पाऊंगा या मैं प्रधानी भी लड़ पाऊंगा, इतनी भी मेरी हैसियत नहीं थी और ना ही मेरी इच्छा भी थी। लेकिन
ईश्वर ने मुझसे वो गवाया था और वो पूरा करवाया कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।